applications of linear inequations in one variable. Applications of linear inequations in one variable. अब क्वेश्चंस नोट कीजिएगा, इसके क्वेश्चन वही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. पहला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जांपल 1. ये है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. फाइंड all pairs of consecutive and all pairs of consecutive odd and all pairs of consecutive odd positive integers, comma, both of which are smaller than 18. Both of which are smaller than 18, comma, such that their sum is more than 20. Such that their sum is more than 20. अब देखिएगा, वो पूछ रहे हैं आपसे कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है? कॉन्सिक्यूटिवली जो एक के बाद एक आते हैं, ठीक है, जो एक के बाद एक आते हैं. तो अगर मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर 1 है, तो दूसरा 3 आएगा. तो 1 के बाद 3 कैसे आया? 1 में 2 ऐड कर दिया हमने, ठीक है. तो इसी तरीके से अब ये अननोन है, तो मुझे मालूम नहीं. अगर पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर x है, तो दूसरे वाला x + 2 ही होगा. किसी भी ऑड नंबर से का कॉन्सिक्यूटिव वाला ऑड नंबर अगर मुझे चाहिए, तो उसमें हमको 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. तो आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, लेट द टू consecutive odd positive integers be x and x plus 2. Bx and x plus 2 odd consecutive positive integers x and x plus 2. अब क्या होगा? वो बोल रहे हैं both of which are smaller than 18, यानी कि x भी 18 से छोटा है and x plus 2 is also less than 18. x भी 18 से छोटा है और x plus 2 भी 18 से छोटा है. पहली चीज़ तो ये है, ठीक है. उसके अलावा वो क्या बोल रहे हैं कि such that their sum is more than 20. उन दोनों का जो सम है वो 20 से ज़्यादा है. and x plus 2 is greater than 20. समझ गए? इक्वेशन तो बन गई इस तरह से, इन इक्वेशन सॉरी, कि x भी लेस देन 18 है एंड x plus 2 भी लेस देन 18 है. एक तो ये कंडीशन दे रखी है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सच दैट देयर सम, उन दोनों का सम जो है वो ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, ठीक. पहली चीज़. अब जरा देखिएगा क्या करेंगे इसमें कि जैसे ये x इज लेस देन 18 है, इसको लिखेंगे x इज लेस देन 18 एंड इस 2 को उधर ले जाएंगे, तो x इज लेस देन 18 माइनस 2, बीच में भी एंड है. x प्लस x इज 2x, ये तो 2x हो गया, और इस 2 को उधर ले जाओ, 2x इज ग्रेटर देन 20 माइनस 2, ठीक. अब क्या हो जाएगा? x इज लेस देन 18 एंड x इज लेस देन 16.
ठीक, एक तो ये एंड 20 माइनस 2 इज 18, तो x इज ग्रेटर देन 9। ये बता दीजिए समझ गए कि नहीं भाई। 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा 18 और 2 9 18, तो x इज ग्रेटर देन 9, ये आ रहा है। अब देखिएगा क्या है, अब यहाँ पर पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज लेस देन 18 एंड x इज लेस देन 16, तो कौन सा दोनों में से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो दोनों के लिए सही साबित हो? 16। अगर x 16 से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 18 से तो छोटा होगा ही होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या आ गया, x इज लेस देन 16। implies that x is less than 16, ठीक है, ऐसे लिख लो। एंड यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, x is greater than 9, x is greater than 9, x 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को कंबाइन करो, x is greater than 9 and less than 16, ठीक है। अब x की जो रेंज है वो इन्होंने नहीं पूछी थी हमसे कि x की रेंज क्या क्या, वो नहीं पूछी इन्होंने। ये तो हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ ऑड पॉजिटिव consecutive odd integers। तो हम ये कहेंगे x is greater than 9 and less than 16, it implies that x is equal to 11, 13, 15। ठीक है, तो x आपका 11 हो सकता है, 13 हो सकता है और 15 हो सकता है। पहली चीज़ तो ये है, क्यों? क्योंकि हमें ऑड ही लेने हैं बस। उसके बाद x + 2 क्या होगा? सर ऐसा होता है पेयर में देखेंगे 11 13 13 15। हाँ वही करेंगे। x + 2 क्या हो जाएगा, अगर x 11 है तो x + 2 क्या हो जाएगा 13। अगर x 13 है तो x + 2 15, और अगर x 15 है तो ये 17, ठीक है। Therefore all pairs could be 11, 13, 13, 15 and 15, 17। बताइए जी, समझ गए? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है तीनों को? यस सर। क्लियर तो ठीक है, तो 11, 13, 13, 15 एंड 15, 17, ठीक। अब इसी तरीके से अगला देखिएगा। एग्जाम्पल 2, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव लिखा है मैंने, वो बाहर चला गया कैमरा से। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव even positive integers, consecutive even positive integers, comma, both of which are larger than 8, both of which are larger than 8, both of which are larger than 8 such that their sum is less than 25। such that their sum is less than 25, ये है। अब देखिएगा, इन्होंने बोला फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8, दोनों ही 8 से बड़े होंगे। तो चाहे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें कॉन्सिक्यूटिव, तो अगर मैंने एक इवन इंटीजर x मान लिया तो उससे जस्ट अगला क्या होगा, x + 2 ही होगा, ठीक है ना। दो का ही अंतर होता है सब में। तो यहाँ पर भी वही चीज x and
x plus 2 be the two consecutive even positive integers, x और x plus 2 ये हो गया। अभी इन्होंने ये बोला है कि both of which are larger than 8 both of which are larger than 8, तो x भी 8 से बड़ा है एंड तो वैसे आंसर 8, 10 और 10, 12 है क्या? मैं बता रहा हूँ क्या 8, 10 और 10, 12 नहीं सिर्फ 10, 12 मतलब 8 ही है नहीं 8 पता है क्यों नहीं लिया होगा? क्योंकि उन्होंने बोला ना बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8, तो इक्वल टू 8 नहीं होना चाहिए, इस वजह से नहीं लिया। अब देखिएगा इन्होंने बोला बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8, तो x इज ग्रेटर देन 8 एंड x plus 2 दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 8। उसके अलावा बोल रहे हैं सच दैट देयर सम इज लेस देन 25, दोनों का सम x plus 2 इज लेस देन 25 ये है। तो क्या करेंगे देखिएगा x इज ग्रेटर देन 8 एंड अब इस 2 को उधर ले जाओ तो 8 minus 2 6 हो जाएगा, मतलब x इज ग्रेटर देन 6। एक तो ये इन दोनों में निकालना है क्या कॉमन है, इधर 2x plus 2x is less than 25 minus 2, तो x is greater than 8 and x is greater than 6, तो x is greater than 8 दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। जो नंबर 8 से बड़ा है वो 6 से तो बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। तो x is greater than 8 इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आ गया। It implies that x is greater than 8 and यहाँ से क्या करेंगे 23/2 कि x is less than 23/2 क्या हो जाएगा 11.5, x is less than 11.5, ठीक है। अब दोनों का कॉमन, तो 8 से बड़ा होना चाहिए 11.5 से छोटा होना चाहिए, तो सर x greater than 8 के बाद x greater than 6 नहीं रखते? x greater than 8 को 8 या 6 नहीं रखते? क्योंकि अगर 8 लेंगे तो फिर 7 नहीं आएगा, अगर 6 लेंगे तो फिर वो 6 से ऊपर तक सारे रहेंगे। हाँ देखो ऐसा है कि अगर मैंने x greater than 6 ले लिया तो 6 तो वैसे भी नहीं आना उसमें, ठीक है। लेकिन अगर 7 आ गया, 7 से भी मेरा कोई काम नहीं बनना है क्योंकि वो ऑड हो गया, ठीक है। तो दोनों को जो सेटिस्फाई करे वो वाला लेना चाहिए। जैसे अगर मैंने x greater than 6 ले लिया तो जो उसमें 7 वाला नंबर है, 7 वाला नंबर मतलब एक बार को अगर मैं ये भूल जाऊँ कि मेरे को इवन ही इवन लेने हैं तो हम ये कहेंगे कि x greater than 6 और x greater than 8 में 8 वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 से बड़ा तो 7 भी है, 6 से बड़ा तो 7 भी है, लेकिन वो x greater than 8 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तुम ये सोच रहे होगे कि हमको 7 को तो वैसे ही ड्रॉप कर देना है ना, ये आ रहा होगा दिमाग में। तो लेकिन फिर क्या है कि वो ग्रेटर देन 8 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एक नंबर 8 आ जाएगा, वो इक्वल टू 8 हो जाएगा, और दोनों को सेटिस्फाई करे ऐसा चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि x 8 से बड़ा है और 11.5 से छोटा है, तो इसका मतलब 8 से बड़ा इवन नंबर क्या हो सकता है, 10 ही हो सकता है, और फिर 10 से बड़ा इवन नंबर 12 आएगा, वो हम ले नहीं सकते, ठीक है। तो x कुड बी ओनली 10, x सिर्फ 10 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। It implies that x is equal to 10, x तो 10 हो गया, तो फिर अगला इवन नंबर क्या होगा, अगला इवन नंबर हो जाएगा 12, x की वैल्यू 10 आ गई तो x plus 2 की वैल्यू आ गई 12। फिर उन्होंने बोला है सच दैट देयर सम इज लेस देन 25, ठीक है। तो देयर इज ओनली वन सच पेयर which is 10, 12, तो ऐसा एक ही पेयर है 10, 12, ठीक। चले आगे, अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला है द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ अ प्रोडक्ट।
the cost and revenue functions of a product, the cost and revenue functions of a product are given by the cost and revenue functions of a product are given by Cx is equal to 2x plus 400. x plus 400, ठीक है, and Rx is equal to 6x plus 20. x plus 20 respectively. उसके बाद है where x is the number of items produced by the manufacturer, where x is the number of items manufactured by the manufacturer. Full stop. How many items the manufacturer must sell the manufacturer must sell to realize some profit. अब देखिएगा इसमें क्या होता है, हमको ना दो चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कॉस्ट है, तो अभी जो आपने कभी भी कॉस्ट वाले क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चंस आपने करे होंगे बचपन में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, तो वो जो क्वेश्चंस थे उसमें ना सिर्फ एक कॉस्ट प्राइस दे रखा होता था कि कॉस्ट प्राइस बस इतना है, ठीक है। उसके बाद अब जो ये जो चीज़ है, ये जो कॉस्ट फंक्शन है, ये कॉस्ट फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है? ये कॉस्ट फंक्शन डिपेंड कर रहा है कि हमने कितने आइटम मैन्युफैक्चरर करे, ठीक है। तो यहाँ पर 2x plus 400 है, अगर मैंने एक आइटम भी मैन्युफैक्चर नहीं करा, एक आइटम भी प्रोड्यूस नहीं करा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? 0। फैक्ट्री बंद है, आज हमने एक भी आइटम नहीं बनाया, ठीक है। तो तब भी मेरे को x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? 2 into 0 हो गया 0, 0 plus 400 इज इक्वल टू 400। तो 400 रुपये की कॉस्ट हमारी तब भी जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये हो सकता है कि जिस एरिया में या जिस जगह पर हम बना रहे हैं शायद ये उसका किराया हो, कि हमको चाहे हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी हो चाहे ना करनी हो, चाहे हम एक भी आइटम प्रोड्यूस ना करें, तब भी 400 रुपये का खर्चा हमारा आएगा ही आएगा। इसी तरीके से ये जो Rx है इसको बोलते हैं रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है? आपने एक चीज़ करी थी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब तो यही है Cx, कॉस्ट फंक्शन बोलेंगे हम उसको। फिर ये जो रेवेन्यू है ये है सेलिंग प्राइस। रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस। रेवेन्यू का मतलब ये है कि एक मैन्युफैक्चरर है, उस मैन्युफैक्चरर ने 10 जगह से अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल इकट्ठा करा, लेबर इकट्ठी करी, प्लांट लगाया पूरा, है ना, और फिर उसके बाद में उसने प्रोड्यूस करा, जो भी चीज़ें उसने बनाई वो प्रोड्यूस करनी शुरू करी। तो अभी तक उसके पास पैसा कुछ आया नहीं है, अभी तक खर्चा ही खर्चा होता जा रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद अब उसने वो मतलब जो है बेचना शुरू कर दिया सामान, जो भी उसने मैन्युफैक्चर करा वो बेचना शुरू करा। बेचने के बाद में जो उसके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, वो उसका रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू हो गया। तो अब ये कहा जाता है कि भाई जो आपका रेवेन्यू है वो अलग जगह रखा, जो आपका खर्चा है वो अलग जगह रखा, रेवेन्यू में से खर्चे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वही है, SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये वो चीज़ है। तो यहाँ पर भी ये x जो है ये नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड है। तो x जो है, मान लीजिए हमने 10 आइटम प्रोड्यूस करे तो हमें कितना पैसा मिलेगा? 6 10 60, 60 + 20 80, ठीक है। तो ये 20 रुपीज़ कुछ ऐसी चीज़ है जो हम एक भी आइटम ना बेचें तब भी 20 रुपये हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये 20 रुपये कैसे हो गए? जो मैन्युफैक्चरर्स को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, ये ऐसा हो गया। गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है कि आप हमारे यहाँ पर या हमारे स्टेट में या हमारे कंट्री में आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओगे तो आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तो इसलिए आपको ये सब्सिडी मिलेगी। तो इधर क्या है, कॉस्ट फंक्शन क्या है कि आप कुछ भी मत बनाओ, 400 रुपये आपकी जेब से जाएंगे ही जाएंगे।
आप कुछ भी मत बेचो, 20 रुपये आपकी जेब में आएंगे ही आएंगे, ये वो चीज़ है। सर ये कैसे लगेगा? हाँ जैसे उसमें आपको प्रॉफिट है, उसमें आपको मतलब लॉस है, तो ये आप ऐसे ही बता रहे हैं, क्वेश्चन में यही चीज़ है। नहीं नहीं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब तो और अब क्या है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी आइटम्स द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल, आइटम मतलब एक्स बताना है आपको, टू रियलाइज सम प्रॉफिट, भाई कुछ तो प्रॉफिट हो, 1 रुपये का 2 रुपये का कुछ तो प्रॉफिट हो, तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट हो, इसका मतलब क्या है कि आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस पॉजिटिव आना चाहिए, समझ गए। अगर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस पॉजिटिव आ गया, सेलिंग प्राइस मतलब मान लो मैंने सामान बेचा 50 रुपये का, ठीक है, और मैंने सामान में जो बनाने में जो पैसा लगा था वो 40 रुपये लगा था, तो 50 माइनस 40 क्या हो गया 10, तो वो क्या है ग्रेटर देन 0, तो इसलिए मैंने बोला 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, सामान बनाने में लग गए 70 रुपये, ठीक है, और बेचा 50 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस 50, कॉस्ट प्राइस 70, 50 माइनस 70 करूँगा तो -20 आएगा, तो -20 का मतलब क्या है 20 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुछ भी प्रॉफिट चाहिए, मामूली सा प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करना है, सेलिंग प्राइस यानी कि रेवेन्यू, कॉस्ट प्राइस यानी कि CX, RX में से CX को सब्ट्रैक्ट करिए एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 और X की वैल्यू निकालिए, ठीक है। यहाँ कर रहा हूँ मैं, to realize some profit, to realize some profit RX minus CX must be greater than 0, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस, हमको कुछ तो प्रॉफिट चाहिए। तो अब RX क्या हो गया 6x + 20 माइनस 2x + 400, 6x माइनस 2x कितना हो गया 4x, 20 माइनस 400 कितना हो गया माइनस का 380, तो 4x इज ग्रेटर देन 380, हाँ जी, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 38 माइनस 36 2, 20 20, 4 5 जा 20, x इज ग्रेटर देन 95। वो बोल रहे हैं ना हाउ मेनी आइटम्स द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल, तो उसको कम से कम 95 आइटम्स जो है वो बेचने पड़ेंगे, 95 से ऊपर जितने भी बेचेगा प्रॉफिट 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 होता जाएगा, ठीक है। तो आंसर है इसका मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल मोर देन 95 आइटम्स टू रियलाइज सम प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा, he must sell more than 95 items to realize some profit, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। ओके। अगला देखिएगा, अगला क्या है, IQ of a person is given by the formula IQ of a person is given by the formula IQ of a person is given by the formula IQ is equal to MA upon CA सवाल इस टाइप के आते हैं, कोई और नई फोल्डिंग खुल रही है इसमें? कौन से वाले? सवाल ऐसे टाइप के आते हैं आपके, कोई और नई फोल्डिंग्स खुल रही हैं इसमें? नहीं नहीं नहीं, इसी टाइप के हैं, इसी टाइप के आएंगे। एक बस वो आता है कि मिल्क और वाटर मिलाने वाला क्वेश्चन, और एक आएगा एसिड, दो अलग अलग तरीके के एसिड के सॉल्यूशन मिलाने वाला क्वेश्चन। वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का जो मैं करवा रहा हूँ।
तो वो क्वेश्चन ऐसा है कि उसको रट के मत जाना, मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा उसको। 2 सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन बी मानकर समझाऊंगा ढंग से, तो उसको रट के मत जाना क्योंकि वो पेपर में आता ही आता है लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, वो क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखिए आई क्यू इज इक्वल टू एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। अब ये एम ए क्या है, मेंटल एज, और सी ए क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज। तो मेंटल एज के क्रोनोलॉजिकल एज क्या हो गई कि भाई हमारी उम्र है कितनी, हम कितने साल के हैं, 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के, ठीक है। और मेंटल एज ये है, अच्छा तो ये 5 साल का है लेकिन बातें बहुत बड़े बड़े लोगों वाली कर रहा है, मतलब बातें इसकी ऐसी हैं जैसे 10 साल का, उम्र इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो मेंटल एज वो हो गई और क्रोनोलॉजिकल एज ये हो गई। तो एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 वेयर एम ए इज मेंटल एज, वेयर एम ए is mental age and CA is chronological age. Chronological age. If IQ is greater than or equal to 80, is greater than or equal to 80 and less than or equal to 140, 140 for a group of 12-year children, for a group of 12-year children, find the range of their mental age. Find the range of their mental age. उनकी मेंटल एज की रेंज बतानी है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये जो मेंटल एज है उन्होंने बोला फॉर अ ग्रुप ऑफ 12-year चिल्ड्रन, फॉर अ ग्रुप ऑफ 12-year चिल्ड्रन, यानी कि सी ए की वैल्यू 12 दे रखी है, ठीक है। तो आई क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड लेस देन और इक्वल टू 140, 80 लेस देन इक्वल टू, आई क्यू क्या है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, mental age upon chronological age is less than equal to 140, 80 less than equal to, mental age क्या होगी, mental age मुझे निकालनी है, find the range of their mental age, और chronological age 12 साल दे रखी है। सर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आप? अच्छा हाँ मैं करता हूँ into 100, अब क्या करिए कि ये जो 12 यहाँ डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर भी और इधर भी, 80 इंटू 12, 100 यहाँ मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में चला जाएगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, एक्चुअल में हम करते क्या है कि जैसे ये 100/12 है ना, मैं ये 100/12 हटाना चाहता हूँ, तो मैं 12/100 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 12/100 से यहाँ भी कर दिया, जब 12/100 से यहाँ करेंगे तो सिर्फ एम ही बचेगा, और जब इधर भी 12/100 से करेंगे तो यहाँ ही गया 12/100, ये है। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 12 8 का 96 यानी कि 9.6 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 2 28, 14 1 14 और 2 16, तो 16.8। तो ये उनकी मेंटल एज की रेंज है, ठीक है।
जो 12 साल के बच्चे हैं उनकी मेंटल एज जो है 9.6 से ज़्यादा है और 16.8 से कम है, ठीक है। 9.8 से ज़्यादा है एज उनकी, 9.8 से ज़्यादा है। मेंटल एज मतलब वो उनके दिमाग से, मतलब वो जो भी चीज़ों के जवाब देते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उससे ये लगता है कि उनकी एज 9.6, मैं 8 बोल रहा हूँ, 9.6 से ज़्यादा और 16.8 से कम, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। शांति सर क्या क्या बोलो। सर इस आंसर के अंदर 9.6 और 16.8 को 10 और 17 नहीं ले सकते? नहीं नहीं ना ना ना, जो एज है ना, एज आपकी पॉइंट्स में आ सकती है, वो कोई बात नहीं, एज पॉइंट्स में आ सकती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली ईयर्स में ही लेकर आनी है, ठीक है। तो 9.6 मतलब 9 तो ईयर्स हो गए और 0.6 ईयर्स हो गए, 0.6 ईयर्स को मंथ्स में कर लो कन्वर्ट, ठीक है ना। ऐसे करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी समझ गए। तो 9.6 है और उधर 16.8 है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। इन द फर्स्ट 4 पेपर्स each of 100 marks in the first 4 papers. In the first 4 papers, each of 100 marks, comma, Rishi got 95, 72, 73, 83 marks. Rishi got 95, 72, 95, 72, 73 और 83 मार्क्स। मार्क्स से याद आया रिजल्ट आने वाला है आप लोगों का। नहीं नहीं सच में पेपर में पढ़ा नहीं क्या? हाँ मतलब ये बोला कि कल के पेपर में फ्रंट पर आया है लिखा हुआ कि अगले हफ्ते तक सीबीएसई का 10th का और 12th का रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। इस हफ्ते आज मंडे से ये हफ्ता शुरू हुई, ठीक है। अब प्रॉपर 2 दिन जो है, 2 दिन मिलते हैं जिसमें धड़कनें तेज होती हैं, क्योंकि पहले 12th का रिजल्ट आता है, पहले 12th का आता है, उसके 1 या 2 दिन बाद 10th का आता है। एक्सेप्शन ये था जो अभी 2022 गया है। 2022 में क्या हुआ था कि सुबह तो आया 12th का और 2-3 घंटे में 10th का भी आ गया। हाँ यही हुआ था कि जैसे ही वो वेबसाइट ने चलना शुरू करा कि अब चल रही है, अब जरा डाउनलोड कर लो रिजल्ट, तो जैसे ही चलना शुरू करा वो फिर से हैंग हो गए, पता चला जी if he wants an average of greater than लेकिन अगर आ गया ना 1 हफ्ते में तो हो जाएगा कमाल ही। कभी नहीं आता इतनी जल्दी, मतलब मई में नहीं आता कभी रिजल्ट। पिछले साल तो 6 मई को तो पेपर ही शुरू हुए थे पिछले साल। वो लेकिन कोविड के पहले के वक्त तो मई में आ जाता था। नहीं मई में तो आता था, जून में आता था, जून में आता था और जुलाई के फर्स्ट वीक में वो होता था, वो जो स्ट्रीम सिलेक्शन वगैरह करते थे बच्चे। ये मेरा भैया क्या बोलते हैं, कोविड के पहले जब जस्ट जो 1 साल पहले का बैच था उनके कहते हैं कि मई के सेकंड वीक में आ गया था वहाँ। आ गया होगा, मुझे ध्यान नहीं रहता मेरे को। तो मैंने तो एक्चुअली वो रिजल्ट भी कंपाइल करता हूँ ना, तो रिजल्ट का भी मेरे को डेट्स याद हैं, लिखी हुई हैं। एक बार तो जून में आया है, ऐसा होगा कि जून शायद मई के लास्ट वीक में आया हो। पर इस बार पेपर ख़त्म भी आपके बहुत टाइमली हो गए, सही से हो गया था इस बार। 21 मार्च को हो गए थे ना? सर हमारा तो आपने ट्यूशन भी 21 मार्च को शुरू करा था। 21 मार्च को काम हाँ। है? 21 मार्च को शुरू करा था आपने ट्यूशन। अच्छा पिछले साल, हाँ पिछले साल हो गया।
सर 10th का हमने 21 मार्च से मैथ्स का शुरू किया था और हमारा पेपर भी मैथ्स का ही 21 मार्च 21 मार्च का ही हुआ। अच्छा ये डेट क्या इफ ही वांट्स एन एवरेज ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू ही वांट्स एन एवरेज ऑफ greater than greater than or equal to greater than or equal to 75 marks and less than 80 marks 75 marks and less than and less than 80 marks comma find the range of marks he should score in the fifth paper find the range of marks he should score in the fifth paper in the first 4 papers और सभी पेपर्स 100 नंबर के हैं एवरेज निकाल लोगे सभी को ऐड करना है और जो फिफ्थ पेपर है फिफ्थ पेपर के मार्क्स को x मान लो और सबका एवरेज कैसे निकालेंगे सबको ऐड करो डिवाइड बाई 5 और वो 75 से ज़्यादा और 80 से कम होना चाहिए 1 मिनट में आ रहा हूँ बस वो क्या चीज थी आयोटा एटा क्या था वो आयोटा 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 बताना पड़ेगा मैं स्कूल वाले ट्राई करने के लिए क्या पढ़ा है हो गया कितना है x की वैल्यू greater than equal to 52 and less than 77 देखो हाँ तो मेरा यही है 77 होगा देखो सही है जो फिफ्थ सब्जेक्ट है उसके मार्क्स को x मान लिया और सबको ऐड कर लिया डिवाइड बाई 5 कर दिया आ गया 77 पहली यूनिट 52 है ना हाँ 52 सबसे पहले 52 less than or equal to x and greater than 77 हाँ
फिफ्थ पेपर के मार्क्स को x मान लिया, लेट द मार्क्स स्कोर्ड in the fifth paper be x. So 95 plus 72 plus 73 plus 83 plus x upon 5, और इन्होंने बोला है कि he wants an average of greater than or equal to 75 marks, greater than or equal to 75 and less than or equal to नहीं बोला तो less than 80 लिखेंगे सिर्फ, यहाँ इक्वालिटी साइन नहीं लगाएंगे। उसके बाद 75 less than equal to ऐड कर लो 5 plus 2 7 plus 3 10 plus 3 13, 1 कैरी आ गया, 1 plus 9 10 plus 7 17 plus 7 24 और 8 23 plus x upon 5 less than 80 sorry, 5 को इधर ले जाओ, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 375 less than equal to 323 plus x is 400, 323 को इधर ले आए, 375 minus 323 ठीक है, ये हो गया। तो उसके कम से कम 52 आने चाहिए और 77 से कम आने चाहिए ताकि उसका एवरेज 75 और 80 के बीच में बच जाए। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। सर मॉडलेस का एप्लीकेशन में नहीं आया मॉडलेस। A manufacturer has 600 liters has 600 liters of a 12% solution of acid, of a 12% solution of acid. Solution of acid, full stop. How many liters of a 30% acid solution? 600 लीटर से 12% एसिड है। हाँ। How many liters of a 30% acid solution? Of a 30% acid solution. 30% acid solution must be added to it. Must be added to it. Must be added to it so that the acid content in the resulting mixture, so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15%. Will be more than 15%, but less than 18%. But less than 18%.
हाँ जी, देखिएगा जो मैं एसिड सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन बता रहा था वो यही है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें देखिएगा अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो उसके पास एक जो है सॉल्यूशन, एक मतलब एसिड सॉल्यूशन है जिसमें 12% एसिड होता है। अब वो हमने ये मान लिया कि मान लीजिए उसके पास मान लो 100 लीटर है, मान लो 100 लीटर है, तो उस 100 लीटर सॉल्यूशन में एसिड कितना होगा, 12 लीटर, ठीक है। 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब ये है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि उसमें उसको 30% एसिड सॉल्यूशन मिक्स करना है। तो 12% वाला और 30% वाला अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा खतरनाक 30% वाला है, क्योंकि एक ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में 30% एसिड है, ठीक है ना। तो जैसे हम टोमेटो सॉस भी खाते हैं ना, तो उसमें भी एसिड कंटेंट होता है, तो उसका परसेंटेज बहुत कम होती है। तो अब आप ये देखिएगा कि मेरे पास दो तरीके के एसिड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो एक हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए जो है इसमें ये कौन सा सॉल्यूशन है, 12% एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन बी ये कौन सा है, 30% एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब उन्होंने दे रखा है कि 12% वाला है एसिड सॉल्यूशन, जो 12% एसिड सॉल्यूशन है ये मैन्युफैक्चरर के पास कितना है, 600 लीटर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 600 लीटर्स, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट, ठीक है। तो इस मतलब ये वाला एसिड मुझे इसमें ऐड करना है, ठीक है, इसमें ऐड करना है, सो दैट जो नया तैयार होगा मिक्सचर, जो नया रिजल्टिंग मिक्सचर जो तैयार होगा वो 15% और 18%, मतलब उसकी जो एसिडिटी है वो 15% और 18% के बीच की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला मैं इसके अंदर कितना मिक्स करूँ, मुझे नहीं पता कितना करना है, वही वो पूछ रहे हैं। तो हमने क्या करा, x लीटर मान लिया उसको, x लीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एसिड कंटेंट ऑफ सॉल्यूशन ए का एसिड कंटेंट कितना हो जाएगा, 12% ऑफ 600, 12/100 इंटू 600, ये कितना हो गया, 72 लीटर, ठीक है। मतलब 600 लीटर में 72 लीटर जो है वो एसिड ही एसिड है, ठीक। उसके बाद एसिड कंटेंट ऑफ सॉल्यूशन बी, एसिड कंटेंट ऑफ सॉल्यूशन बी 30% ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर 600 था, यहाँ पर 30% ऑफ x। तो इसमें क्या हो गया, 30/100 मल्टीप्लाइड बाई x, तो ये कितना आ गया, 30x/100, तो 0 से 0 कट गया, 3x/10 इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे 72 लीटर है ना, इसको भी लिख लो 720/10 इतना लीटर, और ऐसे ये 3x/10 लीटर, जानबूझ कर लिखा है ऐसा मैंने। तो हम ये कहेंगे कि therefore total acid content of the mixture, टोटल एसिड कंटेंट ऑफ द मिक्सचर, तो मिक्सचर का टोटल एसिड कंटेंट कितना हो गया भाई, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी दोनों हमने मिक्स कर दिए। तो भाई 12, इसमें तो इतना लीटर एसिड था, इसमें इतना लीटर एसिड था, तो वो एसिड खत्म थोड़ी हो गया, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3x + 720/10 लीटर, क्लियर है। तो टोटल एसिड कंटेंट ऑफ द मिक्सचर वो इतना हो गया। अब वो क्या बोल रहे हैं, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, रिजल्टिंग मिक्सचर में जो एसिड कंटेंट है वो 15% होना चाहिए, 15% से ज़्यादा होना चाहिए, और कितना, 18% से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एज पर क्वेश्चन,
अच्छा, रिजल्टिंग मिक्सचर में जैसे पहले तो सॉल्यूशन ही था मेरे पास, तो सॉल्यूशन एक ही एसिडिटी मैंने निकाली 12% ऑफ 600 करके, मुझे मालूम था कि कितना लीटर है, ठीक है। सॉल्यूशन भी मुझे मालूम था x लीटर है, तो 30% ऑफ x कर दिया। अब जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, रिजल्टिंग मिक्सचर का कंटेंट कितना है, टोटल कंटेंट क्वांटिटी कितनी है, 600 प्लस x, 600 प्लस x लीटर हो गया, तो उसका 15% यहाँ लिखेंगे एज पर क्वेश्चन 15% ऑफ 600 प्लस x, ठीक है। और टोटल एसिड कंटेंट कितना आया, मिक्सचर का टोटल एसिड कंटेंट जो हमने अपने दिमाग से निकाल लिया वो ये है 3x प्लस 720 अपॉन 10, ये हो गया। अच्छा, 15% से ज़्यादा होना चाहिए, 18% से कम होना चाहिए, तो 18% ऑफ 600 प्लस x, बता दीजिए समझ में आया कि नहीं। जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, रिजल्टिंग मिक्सचर की एसिडिटी के बारे में हमें नहीं पता, उन्होंने 15% बोला है, लेकिन रिजल्टिंग मिक्सचर का बोला है, तो 15% रिजल्टिंग मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 600 प्लस x हो गई ना 15% ऑफ 600 प्लस x। इसी तरह से 18% ऑफ 600 प्लस x, और जो एसिडिटी आई है वो हम ये निकाल चुके हैं, कि जब मैंने A और B दोनों को मिक्स कर दिया तो टोटल एसिडिटी इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल एसिड कंटेंट मतलब एसिड इतना रहेगा, वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए और 18% से कम होना चाहिए, ठीक है ना। इन इक्वेशन समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 15/100 इंटू 600 प्लस x is less than 3x plus 720 upon 10 is less than 18/100 into 600 प्लस x। अपना काम आसान करने के लिए क्या करेंगे, नीचे भी यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, बीच वाले टर्म में 100 100 100 तीनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर दो, 15 6 90 और उसके आगे 2 0, 9000 प्लस 15x लेस देन, ये क्या हो गया 30x, 3x इंटू 10 30x प्लस 7200 इज लेस देन 18 6 108, उसके आगे 2 0 प्लस 18x, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास यहाँ देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी x है, मिडल साइड में भी x है और राइट हैंड साइड में भी x है, तो दोनों जो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आप स्प्लिट कर लीजिए अलग अलग। कैसे करेंगे, हम ये करेंगे 9000 प्लस 15x, दो से जोड़ो, 1 मिनट रुकिए जरा। नहीं नहीं, चलिए जी, अब ये अलग हो गया 30x प्लस 7200, ये अलग हो गया, एंड इसको अलग ले लो कि 30x प्लस 7200 10800 प्लस 18x। अब क्या करेंगे,
15x minus 30x is less than 7200 minus 9000 and 18x को उधर ले आइए 30x minus 18x is less than 10800 minus 7200 15 minus 30 कितना हो गया minus 15x is less than ये कितना हो जाएगा माइनस का 1800 ठीक है एंड 30 माइनस 18 कितना हो जाएगा 12 ये 0 0 8 minus 2 6 3600 ठीक है इधर कर रहा हूँ साइड में नेगेटिव से नेगेटिव कटता नहीं है यहाँ पर क्या करेंगे 15x ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया ये लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया ऐसे ही इसको यहाँ पर काट दीजिए 12 3 ये 300 हो गया x is लेस देन 300 इससे करेंगे 120 मतलब x 120 से बड़ा और 300 से छोटा x 120 से बड़ा और 300 से छोटा समझ गए तो जो हमको दूसरा सॉल्यूशन जो मिक्स करना है सॉल्यूशन बी जो हमको मिक्स करना है वो 120 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए और 300 लीटर से कम होना चाहिए ठीक है ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लिया होगा आपने ना ठीक है जी बस मेरे को ग्राफिकल वाला तो शायद हट गया इस बार चलिए देख लूँगा शायद एक क्लास और लगेगी ये खत्म हो जाएगा चैप्टर ठीक है चलिए जी ओके